आई थिंक इट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डर भाई साहब, चलो। एक सेकंड यार, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जी हाँ, चलो। तो सर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप लोगों से कि भारतीय संविधान की किस सूची में नागरिकता शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई कोई भी नहीं। बताएं जरा आप लोग। इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? जल्दी बताओ आंसर भाई, मैंने किसी का भी आंसर नहीं देखा था। बताना जरा फिर से, क्या होगा सर आंसर? क्या होगा आंसर? होगा क्या आंसर, है क्या आंसर, ये बताना है आप लोगों को। तो सर आंसर होगा बी, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट सर, संघ सूची में आपका सिटीजनशिप आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो आप ही मुझे बताएं। राज्य सरकारों के पास सिटीजनशिप, नागरिकता को लेके कोई भी अधिकार है, कोई भी पावर है, कोई भी अथॉरिटी है राज्य सरकार के पास? नहीं है सर। तो सर स्टेट लिस्ट में तो नहीं आएगा। सर कंकरेंट लिस्ट, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करता है क्या सिटीजनशिप के ऊपर? अरे सर, राज्य सरकार को भाव ही नहीं देते हम लोग, तो कंकरेंट लिस्ट भाग में गया। सर यूनियन लिस्ट मतलब क्या केंद्र सरकार, संघ सूची जो है क्या कि से केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है? जी हाँ, वही है जिम्मेवार। आंसर विल बी बी। आंसर इज बी। ठीक है सर, चलो वेरी गुड। जो बंदा प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आया है, ठीक है, और रिवीजन किया है, मैं श्योर करूंगा कि मतलब मैं इतना एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और आप दिल से सोचोगे कि वाह, जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है मेरे। चलो, आपको लगेगा करे ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना आते हैं, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग सर्च करना यार, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो ये बताएं आप लोग, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप? सर इंडियन सिटीजनशिप खत्म करने के लिए क्या क्या, इनमें से क्या क्या तरीके हैं? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीविएशन, या फिर मोर देन वन? सर बीपीएससी की याद आ गई। हाँ जी, क्या होगा आंसर? और सबको ही आंसर देंगे, बैठे नहीं रहना आपने। आपने बैठे नहीं रहना है यहाँ पे, ठीक है, सबको ही आंसर देंगे। वेरी गुड। द आंसर इज मोर देन। तो सर जब हम लोग पढ़ रहे थे जब हम लोग देख रहे थे कि नागरिकता कैसे करके खत्म की जाती है, तो नागरिकता खत्म करने के लिए तीन तरीके हैं सर। एक है रिनंसिएशन, आप अपने से रिनाउंस कर दे रहे हो, ठीक है, कि मुझे नहीं चाहिए, खत्म कर दो मेरा। नेक्स्ट सर टर्मिनेशन, जब आप किसी दूसरा कंट्री का नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। एंड डेप्रीविएशन, सर आपने भारतीय नागरिकता लिया, लेकिन आपने बहुत ही फॉल्स तरीके से लिया। नागरिकता लेने के बाद आप बहुत ज्यादा अलग अलग गलत गतिविधियों में लगे हुए हो, तो आपका नागरिकता भारत सरकार खत्म कर सकती है, डेप्रीविएशन। ठीक है सर, तो ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से सिटीजनशिप लूज किया जा सकता है। ठीक है, लूज किया जा सकता है। नाइस, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल? इनमें से कौन से तरीके से किसी भी इंडिविजुअल का सिटीजनशिप लॉस हो सकता है? सबसे पहला, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, वो बंदा किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट, अनलॉफुल ट्रेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, सर वो अ, कानून के खिलाफ जाके, कानून के विरुद्ध में जाके हमारे जो दुश्मन देश हैं उसके साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years, सर हमारा भारत का नागरिक जो कि इंडिया से बाहर है कंटिन्यूअसली 5 साल तक, उसका सिटीजनशिप खत्म हो सकता है। आंसर बताएं आप लोग, आंसर क्या होगा? सो सर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्यों हो रहा है आंसर? तो सुनना ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा आंसर? सर हो ना, वैसे ही आपका भारतीय नागरिकता खत्म हो जाता है। मतलब ये तो ऑप्शन वन तो पक्का होगा आंसर में। ठीक है, चलो ऑप्शन वन होगा, आई मीन स्टेटमेंट वन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? तो अगर आपको डेप्रीविएशन का केस याद है, जहां पे सर जो हमारा सरकार था वो ये बोलता है कि भैया आपने भारतीय नागरिकता ले तो ली, लेकिन आप युद्ध में जिस देश के साथ भारत युद्ध में है, उस देश को आप हेल्प कर रहे हो या फिर उसके साथ ट्रेड में हो, अनलॉफुल ट्रेड कर रहे हो, उस वक्त भी आपका नागरिकता छीना जा सकता है। मतलब सर ये भी होगा,
ये भी होगा। नेक्स्ट सर, स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years। वैसा भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिक जो कि भारत से बाहर है 5 साल तक, उसका नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कितने साल तक कितने साल तक इंडिया से बाहर रहने के बाद भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है? सर 7 साल, 7 years। ठीक है, 7 years, याद रखना 7 years। मतलब सर यहाँ पे 5 साल दिया, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। मतलब देखो 3 गलत है, तीसरा गलत है, मतलब ये आंसर नहीं होगा सर। ओनली 1 नहीं होगा सर। अच्छा ये दिख रहा है, ये होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सर, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप? इनमें से किस भाग में इसमें से किस भाग में, संविधान के किस भाग में सिटीजनशिप या फिर नागरिकता के बारे में अंगीकृत है? किस किस भाग में लिखा हुआ है सर? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो भी ऑप्शन है। हाँ जी। तो दी आंसर विल बी पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 2, दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग, दूसरा भाग जो है सर, पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 होगा आंसर। पार्ट 2 में सर कौन-कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में आप लोग मुझे बता सकते हैं, जिसमें नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है? जी हाँ, 5 से 11, 5 टू 11। मतलब सर आपके ब्लड में आ जाना चाहिए और तुरंत आपको याद आना चाहिए कि सर 5 जो है, आर्टिकल 5 जो है वो डोमिसाइल के लिए था, आर्टिकल 6 जो है वो माइग्रेशन के लिए था, आर्टिकल 7 जो है वो रिवर्स माइग्रेशन के लिए था, आर्टिकल 8 जो है वो उन इंडियन रेजिडेंट के लिए था जो कि बाहर, इंडिया से बाहर थे। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? नो डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। आर्टिकल 10 आपको याद आना चाहिए, जिसमें ये बोलता है कि एक बार अगर आपको सिटीजनशिप मिल गया देन यू आर डीम्ड टू बी सिटीजन। आर्टिकल 11 ये बोलता है कि सर सिटीजनशिप के बारे में कोई भी कानून बनाना है 26 जनवरी 1950 के बाद, वो कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आपको तुरंत याद आना चाहिए सब चीजें। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाज एंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन विच ईयर? मतलब सर ओसीआई के, मतलब कल हमने देखा था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया था सर, इसको ऐड किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किस साल में ओसीआई को ऐड किया गया था? किस साल में ओसीआई आया था? किस साल में ओसीआई जो स्कीम है वो लागू हुआ था? जी हाँ, 2005। याद आ रहा है क्या सभी को? वेरी गुड, 2 दिसंबर 2005। और किसी को अगर याद हो तो कोई मुझे बता पाएगा कि सर पीआईओ स्कीम कब लागू हुआ था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम? 19 अगस्त 2000, 19 अगस्त 2000। हाँ जी, बाकी लोग 19 अगस्त 2000। पक्का तो है? देख लो, देख लो, पलट के देख लो। सर 1 जन 2002 बोलेगा तो सब हम लोग भी पढ़ जाएंगे। मतलब ओके सर, चलो। तो सर पीआईओ जो है वो 19 अगस्त, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो स्कीम था ये 19 अगस्त 2002 में हुआ था, और ओसीआई का जो स्कीम था वो 2 दिसंबर 2005 में हुआ था। ठीक है, मैं इस वक्त 2 साल का था और इस वक्त 5 साल का था। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन सभी स्टेटमेंट्स को आप पढ़ें। स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सर भारत में सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है और सिर्फ एक ही जगह का आपका डोमिसाइल बनेगा। ये एक बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। सर एक नागरिक जो कि जन्म के द्वारा भारत में जन्म होने के द्वारा उसे नागरिकता मिला है,
वही भारत का हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 ये बोल रहा है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो सुनो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 ये बोल रहा है कि सर कोई फॉरेनर अगर भारत का नागरिकता एक बार पा जाता है, एक बार उसको मिल जाता है नागरिकता, उसके बाद उस फॉरेनर से कभी भी नागरिकता छीन नहीं सकती है सरकार, किसी भी कंडीशन में। कोई भी चीज वो फॉरेनर कर ले, कोई भी चीज वो फॉरेनर कर ले, सर उसका नागरिकता छीना नहीं जा सकता है। आप ऑप्शन 1 2 3 करके आंसर देंगे, बताएं जरा आंसर क्या होगा। वो लोग जो सिर्फ बस सब कोई वन बोल रहे हैं तो मैं भी वन बोल देता हूँ, ऐसा नहीं सर। सबसे पहला चीज आप लोग मुझे बताएंगे, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारे देश का? हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री? प्रेसिडेंट। पक्का प्रेसिडेंट, पक्का प्रेसिडेंट की पीएम साहब? अच्छा फिर हेड ऑफ द अच्छा पॉलिटिकल हेड कौन होता है हमारे कंट्री का? पॉलिटिकल हेड कौन होता है? सर पॉलिटिकल हेड होता है पीएम साहब। ठीक है, वेरी गुड। तो सर देखते हैं हम लोग थोड़ा कोशिश को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। स्टेटमेंट 3 ये बोल दिया सर कि कोई भी फॉरेनर जिसको भारत का जिसको भारत का जिसको भारत का नागरिकता मिल गया एक बार, उससे गवर्नमेंट नागरिकता वापस कभी छीन नहीं सकती है कोई भी सर्कमस्टांसेस में। क्या ये कथन सही है? सर ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है डेप्रीविएशन के केस में सर कुछ कुछ कंडीशन ऐसे था। सबसे पहला चीज आपको नागरिकता मिल गई, किसी फॉरेनर को नागरिकता मिल गई और वो संविधान को मानने से इनकार कर दे, तुरंत उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। सेकंड सर, सर वो फॉरेनर अगर अनलॉफुल ट्रेड कर रहा है एनिमी के साथ, तो सर उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। सर नागरिकता मिला और 5 साल के भीतर भीतर उसको दुनिया में कहीं भी 2 साल का जेल हो जाता है, सर उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। याद आ रहा है आप लोगों को? सर ये तो पक्का झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन 3 इज मतलब स्टेटमेंट 3 इज गलत। स्टेटमेंट 3 अगर गलत है तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इतना तो श्योर हूं मैं। ठीक है, अब आंसर होगा या तो ओनली 1 ओनली 2। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम में ऐसे मारा जाता है, ऐसे मारा जाता है ऑप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट सुनना ध्यान से। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। ऐसा कहीं बताया क्या मैंने कि जन्म के आधार पर जिसको नागरिकता मिली है सिर्फ और सिर्फ वही भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है? सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या सर? 1। देखो जरा सर, भारत में क्या सिंगल सिटीजनशिप है? जी हाँ बिल्कुल है। और याद करो जब मैं चर्चा कर रहा था, मैंने आपको इशारों इशारों में बताया भी था कि सर आप इंडिया में मल्टीपल जगह में रह जरूर सकते हैं लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमिसाइल बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट सर, जो डिस्कशंस करते हैं ना हम लोग वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना जहां पे आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें मांग रहे हैं, तब फिर बैठे रह जाएंगे, अच्छा ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया हूँ। ठीक है, तो सर आंसर इज दिस, आंसर इज 1। ओके सर, चलो पढ़ते हैं आगे। चलो सर, बहुत हलवा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि संविधान में सिटीजनशिप कौन से किस किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताना आंसर। हाँ जी सर, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अनुच्छेद 5 से 11 कौन से भाग में? सिटीजनशिप कौन सा भाग, नागरिकता किस भाग में सर? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नाइस। चलो, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताओ, भारत में किस टाइप का नागरिकता प्रोवाइड किया जाता है? एकल नागरिकता, रीजनल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता या फिर टेम्पररी सिटीजनशिप? बताओ जल्दी। वेरी गुड सर, सिंगल सिटीजनशिप, आंसर इज 1। चलो आप लोग मुझे बताना, किस देश में सर दोहरी नागरिकता प्रोवाइड की जाती है? किस देश में दोहरी नागरिकता प्रोवाइड की जाती है? तो सर यूएसए में प्रोवाइड की जाती है। अच्छा एक बात बताओ, यूएसए में दोहरी नागरिकता क्यों प्रोवाइड की जाती है? कोई बताएगा मुझे? कोई मित्र मेरा बताएगा कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्यों दोहरी नागरिकता प्रोवाइड की जाती है क्या रीजन? रीजन है क्या? तो सर यूएसए इज अ ट्रू फेडरल कंट्री।
यूएसए जो है सर वो ट्रू फेडरेशन है वहाँ पे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू फेडरेशन, अगर आप लोगों ने मेरा क्लास किया है तो आपको पता होगा ये चीज। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। चलो नेक्स्ट सर, व्हेन अ पर्सन लॉस्ट हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, इनमें से किस कारणवश भारत में सिटीजनशिप एक बंदा लॉस कर सकता है? सबसे पहला, व्हेन ही एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, वो विदेश का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले रहा है। दूसरा, वो खुद से अपना सिटीजनशिप दान दे दे रहा है, बोले कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, रिनाउंस कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन गवर्नमेंट डिप्राइव सिटीजन फॉर द सेम रीजन, जब गवर्नमेंट बोलता है नहीं तुमको अब सिटीजनशिप तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हम सिटीजनशिप छीन रहे हैं तुमसे। बताओ क्या होगा आंसर? तो सर ये तीनों कथन सही है, ये तीनों कथन सही है, ये तीनों सही है, मतलब आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द आंसर। ठीक है सर, चलो बहुत हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। ये आर्टिकल 22-23 पे फोकस मत करो, बस क्या होता है भाड़ में जाए, आपको सोचना भी नहीं उधर, बस इतना है कि क्लास का जो मैंने डिस्कशन किया ना उसी पे आंसर मिलेगा आपको, सुनना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इनमें से कौन है जो कि एक फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में दिया हुआ है सर, आर्टिकल 22 में कोई फंडामेंटल राइट होता है। भाई साहब एक सेकंड रुक जाओगे आप, रुक जाओगे, लेट मी मतलब कंप्लीट द फिनिश द क्वेश्चन, आप ये बता रहे हो यार, क्या यार, कभी ये सही नहीं होगा, रुक जाओ यार थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन है सर जो कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता है, इनमें से कौन है? ठीक है, सबसे पहला सर सिटीजन, इंडियन सिटीजन। दूसरा फ्रेंडली एलियंस। तीसरा एनिमी एलियंस। ऑप्शन डी बोथ फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। बताओ आंसर क्या होगा? इनमें से कौन है जिनको राइट नहीं मिलता है, किस किस तरह का राइट है वो बाढ़ में जाए, अधिकार नहीं मिलता है? फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब सर दोस्त है हमारा, दोस्त है, मतलब सिंपल एलियन समझो, एलियन, जो जो एलियन वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे, एलियन इज इक्विवेलेंट टू फ्रेंडली एलियन। तो भैया कैसे आप लोग डी लगा रहे हैं, लगा कैसे रहे हैं आप लोग डी? शर्म नहीं आ रहा है आप लोगों को लगाने में? नहीं आ रही है शर्म? अभी दिखाता हूं मैं आप लोग को, सुन लेना ध्यान से। द आंसर विल बी सी, आंसर इज सी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अभी आप भी बोलेंगे मेरा भाषा, सुनो ध्यान से। चलो, ये बहुत अच्छा बात कहा आपने। जी हाँ, तो एलियन मतलब क्या होता है बताना जरा, क्या मैं बोल सकता हूँ एलियन का मतलब फॉरेनर? एलियन का मतलब फॉरेनर बोल सकता हूँ? जी हाँ सर आप बोल सकते हैं। अब एक बात बताना, क्या फॉरेनर को, क्या कोई भी बंदा जो विदेश से भारत आ रहा है, फॉरेन से इंडिया आ रहा है, उस बंदे को क्या कोई अधिकार नहीं मिलता है? उस बंदे को कोई अधिकार नहीं मिलता है क्या सर? मिलता है, मिलता है सर। और आर्टिकल 22 मैंने बोल दिया कि इसको छोड़ दो, इसको देखो मत, मैंने बोला अधिकार, सिर्फ अधिकार देखो, सिर्फ अधिकार देखो। तो सर एलियन को भी तो अधिकार मिल रहा है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि एनिमी एलियन, सॉरी फ्रेंडली एलियंस को मिलेगा? आई मीन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रेंडली एलियंस को भी अधिकार नहीं मिलता है क्या? सर इनको मिलता है, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो ये होगा आंसर? ये नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट सर, एनिमी एलियन का मतलब क्या होता है? मैंने बार बार क्लास में बात की थी इसके बारे में कि सर एनिमी एलियन का मतलब वो फॉरेन कंट्री के निवासी हैं, वो फॉरेन कंट्री के निवासी हैं जो करंटली भारत के साथ युद्ध में है, जो भारत के साथ करंटली युद्ध में है, उस कंट्री के निवासियों को हम लोग एनिमी एलियंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने ये भी बोला था सर एनिमी एलियंस को कोई अधिकार नहीं मिलता है, कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, तो सर आंसर क्या हो जाएगा? एनिमी एलियंस। आप लोगों ने बोथ कैसे लगा दिया? आर्टिकल वाइज, अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो, हमने तो फंडामेंटल राइट भी पढ़ा है, तो उसमें तो ये भी हमने पढ़ा है कि कुछ कुछ फॉरेनर्स को हर टाइप का राइट नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा आर्टिकल 22 नहीं मिलता होगा। तो भाई साहब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, आर्टिकल 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29, 30, सिर्फ ये अनुच्छेद जो है, सिर्फ ये जो आर्टिकल्स हैं, ये अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी राइट्स है सर फॉरेनर्स को भी मिलता है। अब देखो आर्टिकल 22 क्या इसमें है क्या? नहीं सर, मतलब आर्टिकल
जो उस वो सोच के अगर डी बोला है आपने तो भैया आप वहां पर ही पकड़ा दें, ठीक है। तो सर झूठ नहीं बोलना है आपने, आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, फिर से मैं बताता हूँ। सर जो एलियंस हैं, एलियंस का मतलब सिंपल कुछ नहीं, फॉरेनर्स। एलियंस का मतलब फॉरेनर्स, ठीक है। क्या फॉरेनर्स को राइट्स मिलते हैं, जल्दी बताओ, क्या फॉरेनर्स को राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं? हाँ जी, हाँ या ना? जी हाँ सर, मिलते हैं। नेक्स्ट, क्या फॉरेनर्स को कंप्लीट राइट मिलता है? जितना अधिकार है सर, जितना फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में, सभी मिलता है उसको? नहीं सर, नहीं मिलता है। कौन कौन सा मिलता है ये हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ेंगे, बट अगर किसी को ब्रश अप करना है अपना नॉलेज को, कर सकता है। जिसको ये बात समझ में आती है बढ़िया है, नहीं समझ में आती है हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे सर फंडामेंटल राइट्स में। सर अनुच्छेद 15, 16, 18 सब क्लोज 2, 19, 29, 30, इन सब राइट्स को छोड़कर, इन सब अधिकारों को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स बच रहे हैं, वो सभी फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स यानी कि एलियंस को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर क्या एनिमी एलियंस को किसी भी टाइप का अधिकार मिलता है? क्या एनिमी एलियंस को किसी भी टाइप का राइट मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। क्या आज के बाद कंफ्यूज होंगे? होंगे तो मुझे याद कर लेना, फिर हो जाओगे। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? बताओ भैया, अनुच्छेद 11 किस चीज से रिलेटेड है? हाँ जी, नहीं करना है। सर बच्चों को पता है कि आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को राइट देता है कि वो रेगुलेट कर सके सिटीजनशिप को, बस, खलास। मतलब सोचो ना कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो मतलब बस बैठे हुए हैं, बैठ के सोच रहे हैं उसमें, लेकिन नहीं, सोचना ही नहीं है हमें। नेक्स्ट, सर आंसर दीजिएगा, which article of the constitution contains the provision of citizenship to person migrated to India from Pakistan? संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का प्रावधान है? पाकिस्तान से भारत आए मतलब पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आ रहा है, बताओ भैया। अरे भाई, कैसे आप लोग साथ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं आप लोग साथ? आर्टिकल 6 होगा आंसर सर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है, आंसर इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6, आंसर इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 जो भी बोल रहे हैं उनका गलत है, आर्टिकल 6 इज दी आंसर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो आपको नहीं दिख रहा? सर ये हमारा प्यारा भारत, आज अच्छा बनाएंगे। जी हाँ, ये हमारा प्यारा भारत, सुनना ध्यान से। प्यारे भारत में लोग जो है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं इंडिया, ये माइग्रेशन हुआ कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ? बताना जरा। बाहर से लोग इंडिया आ रहे हैं, ये माइग्रेशन हुआ कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ? सर माइग्रेशन हुआ। तो फिर रिवर्स माइग्रेशन कहाँ से दिमाग आ रहा है? रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि सर भारत से लोग पहले पाकिस्तान गए, उसके बाद वापस आ रहे हैं, ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि भारत से लोग गए फिर पाकिस्तान आ रहे हैं? नो, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे हैं। अनुच्छेद 6 होगा सर। ऐसे लैंग्वेजेस से डरिए मत, आपको हर चीज का आंसर पता है, आप सर्वशक्तिमान है, आपको सब कुछ पता है। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज ओसीआई? ठीक है, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, इनमें से कौन सा है सर, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत के विदेशी नागरिकता ओसीआई के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, पूछ रहा है इनमें से कौन ओसीआई नहीं बन सकता? बताना जरा पढ़ के, इनमें से कौन ओसीआई नहीं बन सकता? नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एग्जाम में,
पहले नॉट को ऐसे करके हाईलाइट कर लो आप, कभी भी क्वेश्चन आ जीवन में ऐसे करके हाईलाइट जरूर कर लें। हाँ जी, एक एक जन बैठे हुए हैं क्या, क्यों बैठे हुए हैं? आंसर क्यों नहीं दे रहे? तो सर वेरी गुड, आंसर इज सी, आंसर इज सी, वेरी गुड। सर क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा, सुनना ध्यान से। अ माइनर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर इंडियन, क्या उनको मिलता है? जी हाँ मिलता है। सर स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मेरा दोस्त की कहानी याद आ रही है क्या? कनाडा की लड़की से शादी कर लिया था, उसके उसको मिला था क्या? जी हाँ, उसके उसके वाइफ को भी ओसीआई मिला था। नेक्स्ट, सी वाले को बाद में देखेंगे। डी देखो सर, a great grandchildren of a person who is a citizen of another country but whose grandparents are citizen। सर ये कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि मेरे दादाजी, फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए का नागरिकता ग्रहण कर लिया और मैंने, मेरे जो दादाजी हैं वो भारत से बिलोंग करते थे, भारतीय सिटीजन से, क्या मुझे ओसीआई मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। हाँ जी, 3 सही 1 गलत, गलत यही होगा, आंसर यही होगा सर आंसर। बट ऑप्शन भी स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। क्या मैंने कभी भी ऐसा पढ़ाया है कि इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, क्या उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर याद रखिएगा, ओसीआई किन 2 देशों के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ओसीआई किन 2 देशों के लिए एप्लीकेबल नहीं है? आपको कुछ कहना है क्या? हैंड रेज कर रही हैं आप। ओसीआई किन 2 देशों के लिए अवेलेबल नहीं है? वेरी गुड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। याद रखिएगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है सर, ओसीआई जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल नहीं है, पूरे देश में सबके लिए है, पूरे मतलब पूरे विश्व में सबके लिए, सिर्फ वो लोग दोनों के लिए नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट सोचेगा अच्छा ये गलत है। नेक्स्ट सर, हाउ मेनी years does a person of Indian origin need to reside in India to become a citizen of India under the Citizenship Act 1955? इनमें से कितने वर्ष तक भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहना पड़ेगा ताकि वो भारत का नागरिकता उनको मिल सके? जल्दी बताओ, है बताओ जल्दी मुझे। वेरी गुड, हाँ जी बाकी लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? गुड, आंसर इज 7 years। और किस माध्यम से मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? जन्म के आधार पे, डिसेंट, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय बाय नेचुरलाइजेशन और बाय एक्विजिशन? बताओ सर, बाय रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड, याद आ रहा है सर? हाँ जी याद आ रहा है, ठीक है नाइस। चलो नेक्स्ट, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज competent to prescribe condition for acquisition of citizenship? निम्नलिखित में से कौन 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 नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम है? इनमें से कौन है सर? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव जॉइंटली, मतलब दोनों बोल रहा है, और पार्लियामेंट। तो सर जीवन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, अनुच्छेद 11 को मत भूलना, कोई भी जॉइंटली पॉइंटली कितनों दे दे, आंसर इज पार्लियामेंट। ये बहुत सही बात कहा आपने, जी हाँ मैं हूँ खलनायक। चलो नेक्स्ट, व्हेन द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इन इंडिया कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, इनमें से किस वक्त में भारत का किसी भी नागरिक का नागरिकता को रद्द नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन इमरजेंसी के वक्त, आपातकाल के वक्त। दूसरा, जब भारत वॉर में है, युद्ध में है। तीसरा, इलेक्शन के वक्त, या फिर नन ऑफ दी अबव। बहुत हार्ड क्वेश्चन है सर, नहीं बनेगा आपसे। आंसर इज बी, वेरी गुड। मतलब सर सोचो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो पक्का एक नंबर तो कंफ्यूज जरूर होते हैं कि हाँ सर इमरजेंसी का हो सकता है, शायद शायद इलेक्शन के वक्त में भी नहीं, मतलब ठीक है चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट, टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया डैश इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है
वो फुलफिल होना अनिवार्य नहीं है। इनमें से किस भारत का नागरिक बनने के लिए डैश आवश्यक शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहला सर बर्थ, बर्थ सर ये एक कंडीशन है, भारत में ये कंडीशन है। नेक्स्ट सर डिसेंट, वंश, हाँ सर ये भी एक कंडीशन है। सर प्रकृतिकरण, क्या ये कंडीशन है जिसके तहत भारत में नागरिकता एक्वायर की जा सकती है? हाँ सर ये भी एक कंडीशन है। लेकिन क्या भारत में किसी का प्रॉपर्टी है और इसलिए उसको भारत का नागरिकता मिल जाए, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या? सर ये झूठ बोल रहा है। आंसर इज सी। क्वेश्चन में यही पूछा था इनमें से क्या गलत है, सर सी इज आंसर। सर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप डोमिसाइल मीन्स, भारतीय नागरिकता के अनुसार डोमिसाइल का अर्थ है टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस, होम इन द फॉरेन कंट्री, होम इन द फ्रेंड कंट्री। अस्थायी घर, स्थायी घर, विदेश में घर, मित्र देश में घर। बताओ जल्दी डोमिसाइल का मतलब क्या है? तो सर देखो फायदा हो रहा है, एक डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में, याद करो कि आप रह रहे हो घर से बाहर, ठीक है, और आपका आप फॉर्म भरते हो कहीं पे, ठीक है, फॉर्म भरते हो कहीं पे तो दो एड्रेस मांगता है, एक आपका परमानेंट एड्रेस मांगता है, एक आपका रेजिडेंट एड्रेस मांगता है। सर परमानेंट एड्रेस जो है वहीं से आपका डोमिसाइल बनेगा सर, इसीलिए डोमिसाइल मीन्स योर परमानेंट एड्रेस, परमानेंट होम, दैट इज द आंसर इज बी। ठीक है भाई साहब, गुड। चलो, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? टूट के पढ़ेंगे सब, क्योंकि बचपन से यही याद किया हम लोग, बचपन से ये पक्का जरूर याद किया हमने। वेरी गुड, प्रेसिडेंट साहब। और कोई अगर पूछे कि सेकंड सिटीजन कौन कहलाता है तो सेकंड सिटीजन कौन कहलाता है? उनकी वाइफ। अच्छा, राज्यपाल। कौन था ये राज्यपाल वाला? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, पीएम। सुनना ध्यान से। सर सिर्फ एक जन ने आंसर दिया, जिन्होंने लिखा स्पाउस, इनका सबसे सटीक आंसर है स्पाउस, स्पाउस। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि सर प्रेसिडेंट का स्पाउस को हम लोग सेकेंड सिटीजन कहते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट का स्पाउस? स्पाउस का मतलब क्या होता है? मेरा स्पाउस कौन? मेरी वाइफ। मेरी वाइफ का स्पाउस कौन है? मैं। समझ में आया? मेल का, मैं मेल हूं, मेरा स्पाउस कौन होगा? मेरी वाइफ। और मेरी वाइफ का स्पाउस कौन होगा? मैं। मतलब जो लोग बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट का वाइफ जो है वो सेकंड सिटीजन होता है, क्या वो कथन एकदम सटीक सही है? क्या ऐसा कथन अगर आप एग्जाम में से छोड़ो, अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी मेंस का आंसर लिख रहे हैं वहां पे लिखेंगे या फिर इंटरव्यू में ऐसा आंसर देंगे तो क्या आपका चयन होगा? नहीं होगा। सर यू हैव टू यूज सर्टेन वर्ड्स। सर हमारे देश की राष्ट्रपति अभी कौन है? बताना मुझे जरा, राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट, अगर आप बोलो, अगर आपने जो कथन दिया था वाइफ वाला, क्या यहाँ पे लागू होगा? नहीं होगा सर, मतलब तुरंत आप फंस जाओगे। हमेशा याद रखना स्पाउस, स्पाउस वर्ड यूज करेंगे आज के बाद आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, स्पाउस वर्ड यूज करेंगे। और याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट का जो स्पाउस है वो सेकेंड सिटीजन होते हैं हमारे इंडिया का। ठीक है, कोई राज्यपाल, कोई पीएम, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कुछ नहीं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये एक ऐसा कोट था, ठीक है, ये कोट एग्जाम में कभी पूछ सकता है। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्स में कुछ भी पूछ देता है वो लोग यार, कुछ भी कुछ पूछ देता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अ गुड सिटीजन हु सेड, इनमें से किसने कहा था अ गुड सिटीजन मेक्स अ गुड स्टेट एंड अ बैड सिटीजन मेक्स अ बैड स्टेट? एक अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य का निर्माण करता है और एक बुरा नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करता है। अगर आप लोग अगर किसी कंपटीशन मतलब अच्छे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऑप्शनल पेपर्स में आपको पढ़ने को मिलता है सर एरिस्टोटल, रॉसो, ठीक है, प्लेटू, ठीक है, इसको हिंदी में अरस्तु वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो सर आंसर इज एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल ने ऐसा कहा था, याद रखना। एरिस्टोटल ने ऐसा कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य का निर्माण करता है और एक बुरा नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करता है। क्लियर? समझ में आया सभी को? उसके पेरिशो तुमरा? ठीक है, अच्छा, ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके पास है, कोई भी नागरिक भारत का, कोई भी बंदा भारत का नागरिक नहीं बन सकता इफ ही इज ही लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 5 साल, वो फॉरेन कंट्री में 5 साल से ज्यादा है। नेक्स्ट, बीन कन्विक्टेड बाय अ फॉरेन कोर्ट, सर वो बंदा फॉरेन कोर्ट से, मतलब उसके ऊपर केसेस है और वो जेल वेल जा चुका है। नेक्स्ट, वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, सर उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट, एक्सेप्टेड एम्प्लॉयमेंट इन अनदर कंट्री, उसने दूसरे कंट्री में रोजगार स्वीकार कर लिया। क्या होगा आंसर? हाँ जी, एक दो जन नहीं बोल रहा आंसर। हाँ जी, आंसर दो, क्यों बैठे हुए हैं आप? आंसर दीजिए। तो आंसर इज सी। सर अगर आप वॉलेंटरली किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसा होगा आपसे, आपके साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस रिलेटिंग टू द ओसीआई एंड एनआरआई इज ट्रू, इनमें से क्या ओसीआई और एनआरआई के लिए ट्रू है, सही है? आप लोग पढ़ के देखना यार, मतलब उतना कुछ हार्ड लैंग्वेज नहीं है, पढ़ के देखना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फिर से सुनो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ओसीआई और एनआरआई के लिए क्या सही है, क्या सही है इनमें से? चलो मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए बोल रहा है कि एन ओसीआई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एनआरआई इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बोल रहा है कि ओसीआई जो है वो भारत का नागरिक होता है और एनआरआई जो है वो भारत का नागरिक नहीं होता है। ऑप्शन बी ये बोल रहा है ओसीआई जो है वो वोट दे सकता है पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लेकिन एनआरआई जो है वो वोट भी नहीं दे सकता और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट, सर ऑप्शन थ्री बोल रहा है नाइदर ऑफ दिस कैन वोट, मतलब ना ओसीआई ना एनआरआई, इनमें से दोनों में से कोई भी भारत में वोट भी नहीं दे सकता और इलेक्शन भी नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता, लड़ नहीं सकता। और ऑप्शन डी ये बोल रहा है कि ओसीआई जो है वो वोट नहीं दे सकता है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है, लेकिन एनआरआई वोट दे भी सकता है और इलेक्शन भी लड़ सकता है। क्या सही होगा आंसर? सर आंसर होगा डी। कल का कहानी याद कीजिए, याद कीजिए कल का कहानी। समझ में आ रहा है? सर मैं गारंटी बोलता हूँ ये क्वेश्चन अगर बिना पढ़े आप जाते ना तो फिर ऐसे वही बगल वाले से फिर पूछना, और वो भी बैठा हुआ है फिर, ठीक है, वो भी बैठा हुआ है। भाई साहब सुनो, हेलो, हेलो, सिर्फ मैं वोट की बात किया था। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, सुनना दोस्त, सुनना मेरी बात सुनना। अगर आप वोट, आप आपने वोट दिया है कभी? आपने वोट दिया है? जी हाँ मैंने दिया है। सर आपके पास ये, मतलब आप इलेक्शन लड़ सकते हो, कोई भी इलेक्शन, पंचायत में जो इंसान वोट देता है सर उसके पास राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन भी होता है। ये इनबिल्ट है, मतलब कुछ चीजें इनबिल्ट होती है, एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि वो मैंने नहीं बताया तो आप लिख लो वहां पे फिर से कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। ठीक है, चलो, द डिटेल्ड प्रोविजंस regarding the acquisition and termination of Indian citizenship are contained in the Citizenship Act which was passed। भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के बारे में विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम में निहित है, जिसके पारित किया गया है। मतलब सर भारत में, सर टर्मिनेशन और भारत में कैसे नागरिकता खत्म की जाएगी, कैसे एक्वायर की जाएगी, ये पार्लियामेंट ने किस लॉ के तहत पारित किया है और किस साल किया है, पार्लियामेंट ने कब किया है और कैसे किया है, ये बताना है आपको। कैसे भारत में नागरिकता ग्रहण की जाएगी, खत्म की जाएगी, इसके बारे में। तो सर आपको याद आना चाहिए, मैं पिछले 3-4 दिन से बोले, मतलब चिल्लाए जा रहा हूँ, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, द इंडियन पार्लियामेंट इन 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, एलएम सिंघवी कमेटी
बहुत बाद में आया था। एलन सिंघवी कमेटी का कोई रिलेशन नहीं है इससे, प्लीज आप भटके नहीं, एलन सिंघवी कमेटी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ से, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट, every person shall be a citizen of India who has migrated from Pakistan to India before and since they have been originally residing in India। सर याद कीजिए उस डेट को, पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो पहले पाकिस्तान से भारत आया हो और तब से मूल रूप से भारत में रहा हो। एक कट ऑफ डेट बताया था सर, याद है आप लोग को, जब आर्टिकल 6 पढ़ा रहा था मैं, कि उस डेट से पहले अगर आप भारत आ गए तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। माइग्रेट करके अगर आप आ गए पाकिस्तान से भारत तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। याद आ रहा है वो डेट? इसलिए मैं बोल रहा था सर कुछ कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में इधर उधर पूछ देंगे यार, मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे तब नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, लेकिन ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स है ना उसमें पूछ देगा। सो योर आंसर शुड बी 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। चलो नेक्स्ट, by the process of naturalization which one among the following can acquire the citizenship of India। प्रकृतिकरण के द्वारा इनमें से कौन कौन भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं? प्रकृतिकरण के द्वारा फॉरेनर, एनआरआई, ओसीआई और ऑल ऑफ द अबव, कौन कौन कर सकते हैं? एनडीए का क्वेश्चन है ये एनडीए का क्वेश्चन है, जानबूझ के डाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग सब कोई फॉरेनर जरूर बोलेंगे, ठीक है। आप लोग को भी सोचना सही है कि फॉरेनर होना चाहिए, बट जितना कॉन्सेप्ट आप लोग को लगाना था उतना नहीं लगाया आपने। आंसर विल बी डी, आंसर इज डी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे एनआरआई नहीं होगा सर, एनआरआई नहीं होगा, क्वेश्चन में गलत था, रुक जाओ, इसमें पीआईओ कर लो, बट आई चेक दिस क्वेश्चन अगेन, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। ये एनडीए का क्वेश्चन था, मैं मतलब अभी क्लेम भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे एनआरआई नहीं होगा, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक इट एंड आई कम बैक विद दिस क्वेश्चन, ओके सर। चलो सर क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं हुई है, जस्ट वेट फॉर वन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा दो दो चैप्टर्स खत्म हो गया सर, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। लेकिन एक प्रियम्बल बोल के कुछ तो होता है। अब क्या होता है, अभी आप लोग दिमाग मत लगाएं, आपको जितना पता है गलत पता है, बस इतना समझ के चलिए कि आपको जितना पता है गलत पता है, ठीक है। प्रियम्बल सर कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रियम्बल को? उद्देशिका के अलावा कोई कोई और वर्ड है प्रियम्बल का, आप लोग मुझे बता सकते हैं? प्रस्तावना, जी हाँ प्रस्तावना, हिंदी में इसको प्रस्तावना भी बोलता है, ठीक है। तो प्रियम्बल बोल के कुछ तो होता है सर, क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल तो आपको गलत ही पता है सब कुछ, इतना आप लोग समझ के चलो, ठीक है। सर काम क्या है हमारा? हमारा काम ये है कि या तो हम प्रियम्बल, अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो आप इंग्लिश में पूरा रट लेंगे, रट लेंगे मैं बोल रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, मतलब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए कि मुझे आमिर खान ने बोला था कि रटना नहीं चाहिए, ठीक है, आप उनसे जाके पढ़े फिर, ठीक है। मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, एक लाइन टू लाइन विथ कॉमा, कहाँ पे आपका कोलन लगा हुआ है, कहाँ पे सेमी कोलन लगा हुआ है, वहां तक आपको याद हो जाना चाहिए सर, इतना बार इस चीज को रट जाओ आप। या तो इंग्लिश में, आप अगर इंग्लिश माध्यम से प्रिपरेशन करें तो इंग्लिश में, हिंदी माध्यम से करें तो हिंदी में। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि एक दो क्वेश्चन इधर से आ ही जाएगा, याद है आपको, बहुत बढ़िया वाली बात है, अगर आपको याद है तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कल मैं आप लोगों से अनम्यूट करके ऐसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे बताओ, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट, सर आप मुझे बताओ
याद ही नहीं होता, कुछ नहीं है, 5 बार पढ़ो, देखना याद हो जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social economic liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual, unity and integrity of this nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. कुछ नहीं है सर, मजाक है, मैं बता रहा हूँ मजाक है, कुछ नहीं है। आप मतलब पंडित बन जाओ, मंत्र पढ़ने लगो, शादी करवाओ, 5 बारी पढ़ो ना इसको, 5 बारी पढ़ो, 6ठे बारी में याद हो जाएगा। 5 बारी पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो कि जैसे आप लोग सोच रहे हो कि मतलब तुरंत ऐसे ऐसे तो नहीं रट सकते ना, इसमें टाइम लगेगा। आप देखो ऐसे पढ़ो, जैसे मैं इंग्लिश माध्यम का बता रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले भी देख सकते हैं, सुनना ध्यान से। बी, रुको यहाँ पे थोड़ा सा, क्यों, कॉमा है यहाँ पे, कॉमा है। बी, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, कॉमा है, कॉमा है, थोड़ा यहाँ पे रुको। वी द पीपल ऑफ इंडिया, रुको यहाँ पे, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। सर 5 बार पढ़े, आपको याद हो जाएगा। कोई मतलब शर्म वाली बात नहीं है कि आप इसको सुबह में उठ के तोते की तरह रट रहे हैं, कोई 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 इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आप इसको रटना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रटना, क्यों, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके हर एक वर्ड के का मान्य बताऊंगा, इसके हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, ये वर्ड यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा गया है, ये वर्ड, वो मीनिंग मेरे पे छोड़ दो, वो मैं बताऊंगा। लेकिन जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे सर, तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट अंदर जाएगा नहीं। इसीलिए आपको याद होना चाहिए पूरा ये बाई हार्ट आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है सर, क्लियर। तो कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल पढ़ना। इज इट क्लियर?